लेकिन हमारा ग्राउंड की रिपोर्ट कहती है कि योगी जी और मोदी जी के नाम पर वोट जनता ज्यादा देना पसंद कर रही है। ना, मोदी जी और योगी जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही नाम पर है। अमित शाह जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये विचारधारा का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मत देखिए इसे, आप इसे विचारधारा के चुनाव के तौर पर देखिए और ये चुनाव हिंदुस्तान की किस्मत तय करेगा। भाई समझाइए जरा कि एक स्टेट का चुनाव हिंदुस्तान की विचारधारा कैसे बनाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव मायने इस बात को ले रखता है क्योंकि दोनों प्रकार की ताकतें उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश करेंगी। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उत्थान और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने वाली भारत समर्थक वे ताकतें जो भारत का विकास, भारत की एकता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। दूसरी तरफ वे ताकतें भी हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कैंप कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो भारत को एक विकसित और दुनिया की एक ताकत के रूप में नहीं देखना चाहते। कहीं जातीय वैमनस्यता पैदा करते हैं, कहीं वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास करते हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी शरारत जरूर करते हैं जिससे भारत की एक गलत छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत की जा सके। वे लोग भी इस चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप तो बहुत बेबाक बोलते हैं, तो आप नाम भी ले दीजिए इन लोगों के। मैं क्या कर रहा हूं ना, ऐसे लोगों के नाम लेना मुझे लगता है समय पर उनको सही आईना दिखाने के लिए ही होगा। मुझे लगता है कि अभी उसकी खिचड़ी पकने दीजिए, उनको सही ढंग से एक्सपोज भी किया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये एक आरोप लग रहा है कि आपके पास विकास का मुद्दा, विपक्ष ये कह रहा है कि आपके पास विकास के मुद्दे नहीं बचे हैं गिनाने के लिए और इसीलिए आप कैराना में घर वापसी करवाई, आपने मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिला रहे हैं, यहाँ तक कि आप राम भक्तों पर गोली चली उस इतिहास के पन्ने को भी लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने काम नहीं है। देखिए यही तो विपक्ष की समस्या है कि वह कार्य पे चुनाव में आना ही नहीं चाहता और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी कांग्रेस को 55 वर्षों तक प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था। समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाज पार्टी को 3 बार इन्होंने प्रदेश की सत्ता का संचालन किया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ करके एक साथ बना लूं, इन तीनों का संयुक्त कार्यकाल जोड़ लूं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की डबल इंजन की सरकार ने 33 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रही है। 33 में से 17 मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में संचालित हो चुके हैं। शेष पर कार्य चल रहा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है कि 70 वर्षों में प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे। आज 7 एक्सप्रेसवे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 2 किलोमीटर मेट्रो बिछी थी, आज 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 2 सिटी एयर कनेक्टिविटी से जुड़े थे, आज 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं और 75 गंतव्यों में वायु सेवा उत्तर प्रदेश से चल रही है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर यूपी में बन रहा है। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है यह 70 वर्षों में जितनी पहुंची थी 5 वर्ष में उससे दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आय 1947 से 2017 के बीच में जितनी हुई थी, आज उस किसानों की आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। पिछली सरकार के समय जो वार्षिक बजट यूपी का होता था वो मात्र 2 लाख करोड़ का होता था और यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हम केवल किसान के खाते में भेज चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, इनके समय में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी, यानी 10 वर्ष में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी।
हमने कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी, 119 चीनी मिलें चलाई, बंद चीनी मिलों को चलाया, विकास का पहिया थमने नहीं दिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत थी कि सायंकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो गया। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में, हर गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही किया गया कार्य है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके मुख्यमंत्री आते थे, पहले अपना मकान बनाते थे। डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों का मकान बनाया है। 43,50,000 से अधिक गरीबों का मकान बना है। 1,21,000 मजरों में बिजली पहुंचाई है। 1,43,00,000 गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,56,00,000 गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन पहुंचाए हैं। आज 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ हमारी सरकार दे रही है। 9 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की प्रतिवर्ष की गारंटी दी जा रही है। कोरोना कालखंड में विपक्ष का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और 15 करोड़ लोगों को, डबल इंजन की सरकार है तो अन्न का भी डबल डोज हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। एक और आरोप जो है विपक्ष का, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने सारे, जितने आपने विकास कार्य गिनवाए हैं, अगर इतने सारे विकास कार्य आपके पास हैं गिनवाने के लिए, तो फिर आप दंगों की बात, आप कैराना में घर वापसी की बात, इन तमाम मुद्दों को हाईलाइट करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप तो विकास की बात करते हैं। विकास की बात भी करेंगे और कैराना हो या मुजफ्फरनगर, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि यह प्रदेश की छवि के साथ जुड़ा हुआ और प्रदेश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। प्रदेश की छवि इसके साथ जुड़ी हुई थी क्योंकि इसके कारण प्रदेश दंगाग्रस्त प्रदेश घोषित हुआ था। इसके कारण प्रदेश अपराधग्रस्त हुआ था। इसके कारण प्रदेश की बदनामी हुई थी कि कैराना और कांधला से पलायन हो रहा है, सरेआम व्यापारियों की हत्या होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला। आज जो व्यापारी पलायन कर गए थे वापस कैराना में वापस आए हैं और कैराना में वापस आकर के फिर से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई आप पहले अपने घर तो देखिए, आप शतक लगाने जा रहे हैं आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का, इस पर क्या कहें? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी पेशेवर माफिया, पेशेवर दंगाई और हिस्ट्री शीटर को टिकट नहीं दी है। राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन किया, राजनीतिक कारणों से किसी पे मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन कोई पेशेवर माफिया और अपराधी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बीजेपी सरकार ने काम किया था और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी कार्य करेगी। लेकिन इस पर भी सवाल उठते हैं, कहते हैं कि आपका बुलडोजर जो है, आप बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाने लगे हैं जनता के बीच में, लेकिन विपक्ष कहता है कि भाई आपका बुलडोजर जो है जाति और धर्म देख के अपनी दिशा तय करता है। देखिए, जो अपराधी है, अपराधी की कोई जाति, कोई मत और मजहब नहीं होता। जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो कानून को बंधक बना करके पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का कार्य कर रहा है, जिसने सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण किया है, कानून के दायरे में लाकर के उस अवैध कार्य के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी ही चाहिए। और बुलडोजर उसी अवैध कार्रवाई के खिलाफ होती है। बुलडोजर किसी निर्दोष के घर में नहीं चढ़ता है।